दोस्तों, इंसान जब कभी अपने चारों तरफ से परेशानियों से घिरता है तो उसी परेशानियों से निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता है। लेकिन उसी एक फैसले की वजह से उसका पूरा अपना परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति होता है, उसकी एक गलत फहमी की वजह से उसकी जो ज़िंदगी होती है हमेशा हमेशा के लिए ऐसी मुसीबत में फंसती है जिससे छुटकारा पाने के लिए वह जल्दबाजी में एक ऐसा खतरनाक फैसला लेता है कि वह हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के पुलिस द्वारा आती है, इसे सुनने के बाद पुलिस की टीम और साथ में वहाँ के लोग जो होते पूरी तरह से हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके इस छोटे से सहायता की वजह से आज जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते या काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची कहानी है, यह कहानी है ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना एक गौतम बुद्ध नगर जिला पड़ता है, जिसे नोएडा के नाम से जाना जाता है, और ठीक उसी के अंतर्गत सेक्टर 108 पड़ता है, और उसी इलाके की मैं बात करने जा रहा हूँ। और ठीक इधर जैसे ही अब 4 नवंबर साल 2025 का ही वही सुबह का टाइम होता है, तो सुबह के टाइम में जो होता है इधर अब कुछ व्यक्ति पेट्रोल पंप के ही साइड से जो उस एरिया में जाना माना होता है वहाँ से गुजरने लग जाते हैं। तो उनकी जो नज़र होता है एक नाले पर पड़ता है। नाले के ही साइड में देखते हैं कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पूरी तरह से बहुत ख़राब स्थिति में पड़ा हुआ है, और तुरंत वहाँ के जो लोग होते हैं इसकी सूचना जब पाते हैं तो चंद मिनट के अंदर इकट्ठा भी हो जाते हैं, और काफ़ी लोग वहाँ पहुँचते, लोग तरह तरह की बातें करते। इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त वहाँ के व्यक्तियों के द्वारा अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दे दिया जाता है। और जैसे ही इस चीज़ की जो जानकारी होता है जा थाना क्षेत्र 39 को लगता है, तो उसी बीच वहाँ के जो साहब जो होते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद ठीक उसी नाली पर पहुँचते हैं। देखते हैं कि वहाँ लोगों का जो संख्या है प्रति मिनट बढ़ते शुरू हो गया है। इंस्पेक्टर साहब नाले के करीब जाते, कुछ सिपाही कर्मी होते हैं, और जैसे ही बॉडी को ऊपर नज़र पाते हैं तो देखते एक महिला है पूरी तरह से बिनसर के वहाँ और पड़ी हुई है, वह भी पूरी तरह से ख़राब स्थिति में। लेकिन उस महिला का दाहिना जो हाथ होता है वह पूरी तरह से गायब होता है, और दोनों हाथे में जो अंगूठे होते वह भी आधे कटे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है नज़ारे को जब देखती है वहाँ सन्न रह जाती है, और पुलिस की टीम उसी बस घटना स्थल का निरीक्षण जब करती है, करने के बाद पुलिस की टीम को अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो इस महिला की जो हत्या है यहाँ नहीं किया गया है, बल्कि इसकी हत्या कहीं और किया गया, बस सिर्फ बॉडी को यहाँ लाकर डंप किया गया है, ताकि हत्यारा अपने इस मकसद को कामयाब कर बड़ी आसानी से यहाँ फरार हो सके। पुलिस की जो टीम होती है अब वहाँ पर मौके पर खड़े जो व्यक्ति होते हैं उनसे शिनाख्त करवाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उस महिला का वहाँ पर सिर नहीं होता है, जिसकी वजह शिनाख्त कर पाना वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी भारी मुसीबत पड़ जाता है। पुलिस की टीम होती है काफ़ी हैरत में पड़ जाती है कि आखिर जो होता है इस महिला को यहाँ लाकर किस हत्यारे ने डंप किया, यह महिला कौन हो सकती है। पुलिस के सामने काफ़ी सारे चैलेंज भी आ जाते हैं। आखिर पुलिस की जो टीम होती है इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी फोरेंसिक टीम और साथ में इधर एफसीएल की टीम को देती है। वहाँ चंद मिनट के अंदर जब पहुँचती है, पहुँचने के बाद अपने हिसाब से घटना का निरीक्षण करती है, और तौर तरीके से उस महिला के बॉडी की निरीक्षण भी किया जाता है, जिसकी उम्र लगभग अभी तक 33 साल के आसपास ही आंका गया होता है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से निरीक्षण करने के बाद बॉडी को आनन फान में पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही अब नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है शिनाख्त ना होने की वजह से वहाँ मोर्चरी में भिजवा देती है।
इधर पुलिस की टीम अब इस महिला के हत्यारे तक पहुंचने के लिए वहां के इंस्पेक्टर साहब होते हैं उसी वक्त एक टीम गठित करते हैं और जल्द उस महिला के शिनाख्त के लिए अब लग पड़ जाते, काफ़ी कोशिश करते हैं कि आखिर इस महिला की शिनाख्त हो पाए और हत्यारे तक हमारे जो हाथ हैं वह कैसे ना तैसे कर कर बड़ी जल्दी पहुँचे। इंस्पेक्टर साहब उसी वक्त एक्शन में आते हैं। इसमें आने के बाद सबसे पहले मुखबिरों की व्यवस्था करते हैं और मुखबिर से यह पता लगाना शुरू कर देते हैं कि एक बार पता करिए कहीं किसी सेक्टर में कोई महिला गुमशुदा तो नहीं है या किसी अपने नज़दीकी थाने में कोई महिला का गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज नहीं है या कोई महिला जो होता कहीं बस स्टैंड से लापता तो नहीं। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए, शिनाख्त करने के लिए काफ़ी कोशिश करना शुरू कर देती है और कोशिश करते करते लगभग जो होता है उस महिला के बारे में जब पता नहीं चलता है और पुलिस की जो टीम होती है लगभग उस एरिया से सटे हुए जितने भी एरिया होते छोटे मोटे कस्बे होते हैं सभी में लगभग 1000 से ज़्यादा CCTV कैमरे भी लगे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उन कैमरों को तौर तरीके से जांच पड़ताल करती है कहीं कोई महिला संदिग्ध ना दिख जाए और इधर उस एरिया में लगभग गुजर रहे 400-500 वाहन की भी पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से निगरानी करती और लगभग 40 संदिग्ध वाहनों को अपने घेरे में मिल लेती है। आखिर अब भी पता चल जाए कि इस महिला को यहाँ किसने लाकर डंप किया और पुलिस की जो टीम होती है मुखबिर को दबाव मारती है और अपने हिसाब से जांच पड़ताल के लिए लग जाती है। लेकिन उस महिला का शिनाख्त लगभग हफ्ते भर बीतने के हो जाते हैं, अब नहीं हो पाता है। पुलिस की जो टीम होती है इसकी सूचना अब अपने जितने नज़दीकी थाने होते हैं बुलंदशहर, गाज़ियाबाद और साथ में दिल्ली से सटे हुए कस्बे होते हैं उनमें भी थाना इंस्पेक्टरों को भिजवा दिए जाते हैं। कहीं किसी महिला का गुमशुदा का मुकदमा कहीं दूसरे थाने में तो दर्ज नहीं है। पुलिस की जो टीम होती है एक्शन में आने के बाद अब उन थानों के साथ मिलती है और इधर कई इलाकों में जाकर इधर अनजान महिला की गुमशुदगी के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल भी किया जाता है। लेकिन तब भी जो होता है उस महिला के अते पते और गुमशुदा के तहत जो होता है उस महिला का शिनाख्त भी नहीं हो पाता है। आखिर पुलिस भी काफ़ी उलझन में पड़ जाती है। पुलिस के सामने चैलेंज दर चैलेंज आना शुरू हो जाता है कि आखिर पुलिस भी काफ़ी थक हार जाती है और जब थक हार जाती लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीतता है तो उसी वक्त पता चल जाता है कि ठीक जो होता सेक्टर 105 के ही पास जो एक CNG का पेट्रोल पंप है उसी पेट्रोल पंप के सामने जो होता है एक AC बस मौके पर काफ़ी मिनट रुका हुआ था और वह बस जो होता है मौके पर पुलिस के संदिग्ध में आ जाता है। पुलिस टीम उस बस के बारे में जब जानकारी पता चलता है जो बस होता है AC होता है जो UP के नंबर से रजिस्टर होता है और उस बस का मेन जो ड्राइवर होता है अब इधर मोनू सोलंकी जिसकी उम्र लगभग अब इधर 33 साल के आसपास होता है जो यहीं पास बरौला में ही मौके पर एक कमरा लेकर वहीं रहा करता है। पुलिस की टीम जैसे उसके बारे में जानकारी पाती है पाने के बाद एक टीम पहुंचती है और बरौला में और उसके बारे में वहां काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता है और तभी मुखबिर को वहां एक चौंकाने वाली इधर बात पता चल जाती है और इसकी जो सूचना होता है अब मुखबिरों के द्वारा थाना क्षेत्र 39 में दे दिया जाता है। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब जैसे ही वह सुनते हैं कि आखिर उस इलाके में एक महिला लापता है जिसकी उम्र लगभग अब 30 साल के आसपास है, लेकिन वह महिला जो लापता है वह महिला इधर जो बस का मेन ड्राइवर होता है मोनू उपाध्याय के साथ प्रेम रिश्ता था। इसकी जानकारी पूरे मोहल्ले वालों को थी। अब पुलिस का टीम का जो शंका होता है सीधा का सीधा जाकर अब उसी बस ड्राइवर के ऊपर टिक जाता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब मोनू उपाध्याय की तलाशी करने के लिए मुखबिरों को अलर्ट कर दिया। मुखबिर जो होते कैसे न तैसे कोशिश करना शुरू कर देते हैं। लगभग जैसे ही अब 14 नवंबर साल 2025 का वक्त होता है तो उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है एक टीम को लेती है और उसके बताए हुए निर्देश जगह पर पुलिस की टीम पहुंचती है और वहां से इधर मोनू उपाध्याय को पुलिस की टीम अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और लेकिन जैसे गुमशुदा महिला की फ़ोटो जो होता है मोनू उपाध्याय के सामने रखा जाता है तो मोनू उपाध्याय जो होता है पुलिस की टीम के मुख लगना शुरू कर देता है और फ़ोटो को कम लगता है। इंस्पेक्टर साहब को मोनू उपाध्याय के ऊपर शंका यकीन के तहत बदलना शुरू हो जाता है। पुलिस की टीम जैसे ही चंद मिनट के अंदर मोनू उपाध्याय के ऊपर सख्ती दिखाती क्योंकि मोनू उपाध्याय कोई ऐसा सातिर मुजरिम था नहीं जो पुलिस के सामने अब ज़्यादा देर टिक पाए। इसलिए पुलिस की टीम के चेहरे को देखते हुए बड़ी जल्दी जो होता है उसी वक्त उस अनजान डेड बॉडी का शिनाख्त करते हुए लग जाता कि साहब वह महिला कोई और नहीं है बल्कि हमारे साथ ही लिव रिलेशन में रह रही
प्रीति यादव है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। साहब, हमने अपनी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उस महिला की हत्या बड़े बेरहम तरीके से अपने ही बस में किया है। इस चीज़ की जानकारी जब वहाँ के इंस्पेक्टर साहब पाते हैं दंग से रह जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने अब मोनू उपाध्याय इधर प्रीति और अपने प्रेम कहानी की जो सच्चाई, जो कहानी बयां करता है, कारण बताता है, इसे सुनने के बाद वहाँ की पुलिस की टीम भी पूरी तरह से दंग सा हो जाती है। असल में उत्तर प्रदेश का ही जाना माना जिला पड़ता है इधर एक एटा, और उसी के अंतर्गत एक जैथरा नेहरू नगर पड़ता है। उसी का ही रहने वाला होता है इधर मोनू उपाध्याय। मोनू उपाध्याय का जो परिवार होता है मौके पर एक खेती किसानी के ऊपर निर्भर होता है। उसके परिवार में उसकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उसके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। लेकिन मोनू उपाध्याय जो होता है उसका अपना एक खुद का सहारा होता है, अब बस चलाने का। इसी का बस चलाने का सहारा उसकी ज़िंदगी का जीने का एक जरिया बन जाता है, और उसी बस से उसके परिवार और उसके बच्चों का भविष्य जो होता है तौर तरीके से अब चल पाता था। लेकिन मोनू अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़कर जो होता है ठीक वहाँ से कुछ दूर पर ही नोएडा में आता है, और बरौला में ही आकर राजेश मुखबिर से संपर्क करता है, और उनके ही मकान में अब जो होता है एक कमरा लेता किराए का। फिर वहीं तौर तरीके से रहना शुरू कर देता। फिर वहीं से जो होता है अब बस के लिए निकलता, फिर अपना नौकरी के तहत अपनी ज़िंदगी जो होता है गुजारने अब लग जाता है। तौर तरीके से ज़िंदगी गुजरता है। मोनू का जो परिवार होता है पैसों की आमदनी ना होते हुए भी पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी संवारने में पूरा परिवार लग पड़ जाता है। तभी घटना से मात्र अब 2 साल पहले जो होता है मोनू उसी बस को लेकर अब जैसे नोएडा के अब दूसरे इलाके में निकलता है, यानी कि बरौला के ही क्षेत्र में, तो उसी वक्त एक महिला आकर उसी के बस में बैठ जाती है, और मोनू उस महिला को अपने ही बगल वाले सीट पर मजबूरीवश बैठाते हुए कहने लग जाता है कि आपको लग रहा है सीट ना मिलने की वजह से काफ़ी परेशानी होने वाली है। वह महिला मोनू के जब चेहरे को देखती है तो एक ही टक में सारी नज़रों को भांप लेती है, और इधर मोनू उस महिला की खूबसूरती और उम्र को देखकर इस तरह दीवाना सा हो जाता है कि उसी वक्त उस महिला के सामने जाता और अपनी सारी एक पर्चे की जानकारी दे बैठता है। वह महिला कोई और नहीं होती है बल्कि प्रीति यादव होती है। उसका अपना पति भी होता है, लेकिन पति और साथ में की हुई मजबूरी की वजह से प्रीति यादव जो होते हैं अपने पति को अपने ही ससुराल में छोड़कर और ठीक अपनी माँ और अपने 2 बच्चों को लेती है, और लेने के बाद ठीक बरौला में आती है। आने के बाद वहाँ जो होता है एक जींस फैक्ट्री होता है, उसी फैक्ट्री में जाती नोएडा के इलाके में। फिर वहीं जो होता है अब नौकरी करती है। अब जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में बच्चों को स्कूल भेज भाज कर प्रीति यादव अब जो होता है वहाँ से निकलती और फिर फैक्ट्री में जाती। शाम के टाइम जरूर वापस आ जाया करती थी। लेकिन इधर सुबह का जब टाइम होता है तो इधर प्रीति को जाने में काफ़ी लेट हो जाता है, तो वहाँ खड़ी होकर अब होता है सवारियों का इंतजार करते हैं। लेकिन अचानक आकर वही जो बस होता है इधर मोनू उपाध्याय रोक देता है, और प्रीति उसी में जाकर बैठ जाती है। लेकिन बैठने की बात जब होता है तो इधर प्रीति एक ही नज़र में मोनू उपाध्याय के अब जो होता है मनसा को पहचान लेता है। और फिर जो होता है रोज़ का मोनू उपाध्याय जब कभी भी वहाँ पहुँचता स्टैंड पर तुरंत बस रोकता और प्रीति आके बैठती, और बैठने के बाद प्रीति को समझ में आ जाता है कि मोनू जो होता है हमारे लिए कितनी तरीके से इंतजार भी करता है। और इसी बीच जो होता है दोनों के बीच अब जो होता है बस में मुलाकातें जब बढ़ती हैं, दोनों अपने मन के सारे बातें एक दूसरे के सामने शेयर करना शुरू कर देते हैं। दोनों को पता भी हो जाता है कि हम दोनों ऑलरेडी शादीशुदा भी हैं, लेकिन प्रीति की मजबूरियों को जानकर मोनू उपाध्याय जो होता है बड़ी जल्दी उसके सामने अपनी प्रेम का इजहार कर बैठता है। और जब इजहार कर बैठता है तो इधर जो होता है दोनों अब साथ जब भी छुट्टी पाते हैं तो कभी होटल, कभी मॉल, कभी लॉज घूमने फिरने का इनका बराबर सिलसिला चालू हो जाता है। और प्रीति को पता हो जाता है कि मोनू के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब इसीलिए अब जो होता है मोनू को अपने ही कब्जे में करने के लिए तौर तरीके से मीठी मीठी बालों में इधर लेना अब मोनू को शुरू कर देती है। मोनू दिल खोल कर प्रीति यादव के ऊपर पैसे खर्च करना शुरू कर देता है, और महंगे में गिफ्ट की वजह से। और प्रीति बड़ी जल्दी उसके मन की मंशा को जान जाती है। फिर जो होता है प्रीति अपने ही इशारे पर एक दिन इधर मोनू उपाध्याय को होटल में ले जाती है, और दोनों वहाँ बैठकर तो तरीके से चाय नाश्ता पानी भी करते हैं। और करने के बाद दोनों वहाँ मंजूरी समझते हैं, और फिर जाकर होटल के ही कमरे में दोनों अब रिश्ते पनपा देते हैं।
और रिश्ते का जो सिलसिला होता है उसी दिन से जब शुरुआत होती है तो आए दिन जो होता है अब इधर मोनू उपाध्याय और दूसरी तरफ प्रीति यादव के बीच जो रिश्ते होते हैं बराबर चलना शुरू हो जाते हैं और चलते चलते लगभग 1.5 साल का वक्त निकल जाता है। लेकिन इसी बीच मोनू उपाध्याय समझ में आ जाता है कि हमारे जो सारे आमदनी हो रहे हैं वह आमदनी के जो पैसे हैं वह पैसे तो ज़्यादा प्रीति यादव के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन इस गलती का आभास होने के बाद जो था अब मोनू सोचता कि प्रीति से पीछा छुड़ाया जाए। अब इसी के लिए अब जब कभी भी प्रीति फ़ोन करती मोनू के पास, मोनू वही बहाना मारता और फिर प्रीति समझ जाती कि अब जो था मोनू हमसे पीछा छुड़ाने वाला है। और प्रीति जब कभी मोनू के सामने पड़ती तो अपनी कई मजबूरियाँ बताती और उसी मजबूरी के बदले जो था मोनू से लगभग 50,000 20,000 एक बार में मांगती और मोनू जो था मजबूरी में फंसने की वजह से अब देने के लिए पूरी तरह से मजबूर सा हो जाता है। लेकिन ऐसे देखते देखते मोनू को आभास हो जाता कि हमने प्रीति के ऊपर लगभग कई लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। वह भी समझ जाता कि बस करो, अब प्रीति हमें बार बार जो होता है ब्लैकमेल किए जा रही है। कभी प्रीति जो होती है मोनू के सामने जब पड़ती और मोनू पैसे देने से इनकार करता है तो प्रीति खुल के कह देती है कि हम अपने रिश्ते के बारे में जानकारी बड़ी जल्दी तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों को देने वाले हैं। समझ लो उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी कैसे होगी। और इसी डर के अभाव की वजह से अब मोनू जो होता है दिल खोल के प्रीति के सारे शौक को पूरा करना शुरू कर देता है। लेकिन शौक पूरा करते करते अब जो होता है प्रीति को समझ में आ जाता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वह बिन पति के एकदम उदास है। अब इसीलिए अब सोच लेती है कैसे न तैसे कर हमें मोनू उपाध्याय से शादी करना है। और जब कभी भी मोनू उपाध्याय के सामने पड़ती तो शादी के लिए दबाव मारती और दबाव की जब बात जो होता मोनू के ऊपर आता तो मोनू समझ जाता कि आखिर शादीशुदा से महिला से शादी कर हम अपने बच्चों और अपनी पत्नी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें। अब इसीलिए मोनू सोचता है कैसे न तैसे कर इधर प्रीति से किनारा कसा जाए। और लेकिन प्रीति अब जब कभी कॉल करती तो मोनू फ़ोन को रिसीव करने के बजाय अब मोबाइल को ब्लॉक में डाल देता, जिसकी वजह से प्रीति समझ जाती। और इसी बात को लेकर प्रीति अब आए दिन जब कभी बात करती तो पैसे की मांग बढ़ा देती। मोनू समझ जाता है कि इस औरत की वजह से हमारी जो ज़िंदगी है बर्बाद तो हो ही जाएगी, साथ में हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और उसी वक्त मोनू अब जो होता है प्रीति को अपने ही रास्ते से हटाने का बड़ा ही खतरनाक निर्णय ले लेता है। सोच लेता है कि प्रीति जब ना रहेगी तो हमारी जो ज़िंदगी, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पत्नी है तो तरीके से अपनी मन भरी ज़िंदगी जी पाएंगे। यही सब सोच साझ कर मोनू उपाध्याय जो होता है अब बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर देता। घटना से मात्र 2 दिन पहले बाजार में जाता और एक चापड़ की व्यवस्था करता और ले आकर अपने ही बस में तौ तरीके से सीट के नीचे रख लेता है और मौके के इंतजार में बैठा रहता है। अब जैसे ही अब 3 नवंबर साल 2025 का ही दोपहर का टाइम होता, उसी वक्त अपना एसी वाला बस लेकर मोनू उपाध्याय जो होता आकर सीधा वहीं बरौली में पहुंचता। और बरौली में जब पहुंचता तो वहां बस का इंतज़ार करने के लिए वहीं खड़ी होती है इधर अब प्रीति यादव बस में जब जाती है तो पता चलता है कि आज बस जो होता पूरी तरह से खाली है। और बस को देखकर खाली अवस्था इस तरह आभास जताती, सोचने लग जाती कि आज बस खाली क्यों है। और पूछताछ जब करते तो उधर मोनू कहने लग जाता कि क्या करें, हमारा जो मन है आज बस चलाने का नहीं हो रहा है। और बस में बैठाने के बाद और प्रीति से जो होता है तौ तरीके से बात भी करता है और प्रीति जो होती इशारा मारती है और बस को जो होता है इधर मोनू उपाध्याय अब सेक्टर 105 की तरफ मोड़ लेता है। और जैसे ही वहाँ के इधर सीएनजी पेट्रोल पंप के पास पहुँचता है तो अपनी बस वहीं खड़ा कर देता है। कहने लग जाता है कि हमें बड़ी तेज़ भूख लगा है, प्रीति बताओ तुम्हें क्या खाना है। प्रीति जब यह सुनती कहने लग जाती कि हमें कुछ नहीं खाना, बस हमारे लिए तुम जो होता है लाखों रुपए की व्यवस्था कर दो क्योंकि हमें अभी की अभी चाहिए। लेकिन यह बात जैसे मोनू सुनता कहने लग जाता कि प्रीति तुम्हारे शौक की वजह से, तुम्हारी चाहतों की वजह से हमने काफ़ी सारे पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिए हैं और हम अब पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, हम पहले अपनी भूख को शांत करने के लिए होटल में जाएंगे, फिर आकर तुमसे बात करेंगे। एक बात हमें बतला दो, तुम्हें क्या खाना है। प्रीति कहने लग जाती कि हमें सिर्फ पैसे खाने हैं। यह बात सुनकर वहीं पर मोनू कहने लग जाता है कि वह बात में होगा, पहले तुम्हें क्या खाना बताओ। लेकिन जब बार बार बात को इधर दोहराते हुए मोनू कहने लग जाता है तो प्रीति कह देती कि जाकर हमारे लिए भी तुम मैगी बनवा लाना। यह बात सुनने के बाद मोनू उतरता है, फिर जाता होटल में अपने लिए 2 पराठे पैक करवाता है और इधर प्रीति के लिए एक मैगी पैक करवाता है। लेकर अंदर घुसता है और प्रीति को मैगी पकड़ा देता और पराठा खाना शुरू कर देता है। तो प्रीति से इधर मोनू कह बैठता है
कि हमारे पास जितने भी पैसे थे सब पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च हो चुके हैं, आखिर हमारे पास पैसे तो बचे नहीं, कहाँ तुम्हें से पैसे देंगे। लेकिन जैसे यह बात खुद प्रीति सुनते कहने लग जाती है कि अगर पैसे नहीं दोगे तुम्हारे जो बच्चे हैं उनको हम गलत काम पे लगा देंगे और समझ लो हमें पैसे मिल जाएंगे, और इसके लिए तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है, कैसे ना तैसे कर कर हमारे साथ तुम शादी करो। यह बात जैसे ही मोनू सुनता करने लग जाते कि इसमें शादी वाली बात कहाँ से आ गई, बात तो दूसरी हो रही थी। लेकिन प्रीति कह देती है कि तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है कि तुम हमारे साथ शादी कर कर पैसे से और धन दौलत से पूरी तरह से छुटकारा पाओ, तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है। मोनू कहने लग जाता कि अगर हम शादी ना करें तो। प्रीति कह देती शादी नहीं करोगे फिर थाना भी हमारे नज़दीक है, फिर वहाँ जाएंगे तुम्हारे ऊपर तो तरीके से कई सारे गलत आरोप लगाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे तुम्हारी पत्नी पूरी तरह से एक बाप और एक पति की वजह से अपनी ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाएंगे, फिर तुम कल्पना नहीं कर पाओगे। और इस तरह की धमकी सुनकर वहाँ पर मौके पर पूरी तरह से शाम सा जाता है और वहीं तुरंत जो होता है बड़ा ही खतरनाक फैसला लेता है और फिर दोनों के बीच जो होता है इसी शादी की बात को लेकर तो तरीके से मनमुटाव के बीच झगड़े तगाड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे पर हाथ उठाने के लिए मजबूर सा हो जाते हैं। और वहीं पास रखे हुए चापड़ के पास पहुंचता है मोनू उपाध्याय और फिर लेता है और लेने के बाद एक प्रहार जो होता है इधर प्रीति यादव के ऊपर कर देता है, जिसके बाद प्रीति का अब जो सर होता है जो धड़ होता है मौके पर अलग हो जाता है। फिर काफ़ी खुन्नस खाए हुए मोनू उपाध्याय एक हाथ भी अलग कर देता है और पंजे को भी अलग कर देता है। फिर वहाँ पॉलीथीन होता है उसी में ले जाकर इधर हाथ है और सर पैक कर लेता है। फिर सोचने लग जाता है कि आखिर बॉडी को ठिकाने लगाया कहाँ जाए। चापड़ को ले जाता अपने सीट के नीचे तो सुरक्षित तौर पर रख देता, फिर बस को चलाता है और सेक्टर 108 की तरफ मोड़ लेता है। अब मोड़ने के बाद उसी पास सुनसान जगह देखकर नाला जब देखता रात के 9 बजे के आसपास का टाइम होता है तो ले जाकर वही नाले के पास इधर बॉडी को डंप कर देता है और इधर सर और हाथ लेता है। लेने के बाद ले जाकर गाजियाबाद के ही रोड पर वहाँ हाथ और सर को खुन्नस भरे हुए इधर गुस्से से भरे हुए उतावले से उताला होकर अब सर और जो हाथ होता है अपने ही बस के चक्के के नीचे ला देता है, जिसकी वजह से सारे खराब से हो जाते हैं। और फिर बस को लेकर वहाँ से दूसरे छोर पर जाता, फिर बस को तौर तरीके से अपने हिसाब से धुलाता भी है और फिर कपड़े को पहले चेंज कर कर अपने नीचे सीट में डंप कर देता। फिर वहाँ से बस के लेकर आराम से अपने घर वापस आ जाता है। फिर सोच लेता है अपनी जो ज़िंदगी है अब तो बच्चों और साथ ही पत्नी के साथ खुशनुमा बीतेगी, क्योंकि उस पैसे वाली औरत की वजह से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह होकर रह गई थी, अब ज़िंदगी कोई में अड़चन ना आएगी। यही सब सोच साझ कर मोनू उपाध्याय जो अपनी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने का भरपूर कोशिश करता। लेकिन हफ्ते बाद जब पुलिस की जो टीम होती है सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस बस के बारे में पूरी जानकारी पाती है तो शंका सीधा का सीधा जाकर अब मोनू उपाध्याय के बारे में लग ही जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है ठीक 14 नवंबर को जाती है, मोनू उपाध्याय को उसके इलाके से अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई मोनू उपाध्याय जो होता है अब प्रीति यादव की हत्या के बारे में रखता है, इसे सुनने के बाद लोग वहाँ सन्न रह जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है मोनू उपाध्याय के ही तहरीर पर अब जो होता है तो तरीके से सारे हथियार जब्त किए जाते, पुलिस की टीम ले जाती है। मोनू उपाध्याय को वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में मोनू उपाध्याय के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया जाता है और ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर अब जंग बहादुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, हसीराम वर्मा म्यांमार के रहने वाले हैं, जनार्दन पांडे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं, सुंदर लाल जो मध्य प्रदेश छतरपुर के ही अहिरावर के रहने वाले हैं, इधर साहब सिंह उत्तर प्रदेश बिजनौर के ही सलेमपुर के रहने वाले हैं, ओम प्रकाश मध्य प्रदेश बालाघाट के रहने वाले हैं और दिलीप कुमार उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं और इधर मुकेश कुमार ठाकुर उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं और साथ में बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।